चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों का खत्म हो चुका था लास्ट क्लास में। अगर आगे की तरफ मूव करते हैं तो मैंने डायग्राम पहले बार आपको बनाने के लिए बोला था, आई होप आप सबने बना लिए होंगे। सो डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे मूव करते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक हम लोगों के पास आएगा ना, वो अगला टॉपिक हमारे पास आता है अब साइन कन्वेंशन। क्लियर है? सबसे पहले, उससे पहले ना हम लोगों को समझना पड़ेगा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखो यार, आप लोगों ने ये समझ लिया स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ लिया, कनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। इसके बाद डायग्राम्स क्या क्या बनते हैं हमने वो भी समझ लिए कि कहाँ कहाँ पे रखने पे क्या क्या डायग्राम्स बन सकते हैं। इसके आगे हमारे पास अब क्या आता है कि उनके यूजेस क्या होते हैं। देखो, अगर आप यूजेस के बारे में बात करोगे ना, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, कनकेव के बारे में भी बात करेंगे और कॉन्वेक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो मैं यहाँ पे दोनों के यूजेस आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ कि कौन कौन से यूजेस कनकेव के हैं और कौन कौन से यूजेस कन्वेक्स के हैं, ठीक है जी। सो अब एक एक करके, सबसे पहले अगर देखे जाए ना, तो कन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है। देखो, कन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है ना, उसे यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में इसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा में देखो, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होती थी ना, वो डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनती थी और वर्चुअल बनती थी, तो सीधी बनती थी। तो आपको वहां वहां पे यूज करना है जहां सीधी इमेज चाहिए और छोटी इमेज चाहिए। सो बेसिकली इसको हम लोग यूज करते थे शॉपिंग मॉल्स या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स एज सिक्योरिटी मिरर्स। अल्टीमेटली जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स तो बड़ी चीज हो गई। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करूं, एक बंदा काउंटर पे बैठा हुआ है, सिर्फ उसका काम क्या है, बिल को काट कर बिल देना। अंदर से जो भी बंदा सामान खरीद के लेकर के आएगा, वो ला करके उनको अपना सामान दे देगा, वो अपनी बिलिंग करके आपको पैसे दे देंगे। ऐसे ही कुछ हो रहा है। सो अल्टीमेटली अगर एक चीज समझी जाए बच्चों, एक सेकेंड, जस्ट, हाँ जी। तो एक चीज समझी जाए तो उसको तो नहीं पता आप अंदर से क्या लेके आ रहे हो। इसमें केसेस हुआ करते थे शॉपलिफ्टिंग के, यानी कि लोग सामान उठा के ले जाया करते थे, बताया भी नहीं करते थे। सो अल्टीमेटली ना, ये सिक्योरिटी मिरर वो क्या करता था, वो अपने ही काउंटर के पास एक बड़ा सा शीशा लगवा दिया। अब उस शीशे में पूरा का पूरा एरिया नजर आ रहा है, जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे जो डिमिनिश्ड बनने का रीजन है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कन्वेक्स मिरर में जो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, उससे एक फायदा ये होता है कि बड़ा एरिया कैप्चर हो जाता है। आती है बात समझ? सो आसान है यहाँ तक। आगे की तरफ चले, चलिए। इसके अलावा में अगर देखा जाए तो ऑन द शार्प टर्न्स, अगर आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो पहाड़ों में, जब भी कभी पहाड़ों पे गाड़ी चलती है तो शार्प टर्न्स आते हैं, पहाड़ एकदम से घूम रहा होता है। सो हमें नहीं पता लगता सामने से कौन आ रहा है, क्योंकि सीधी रोड तो है नहीं, रोड तो टेढ़ी है, आगे आगे मुड़ रही है, तो हमें नहीं पता लग रहा सामने कौन है या कौन नहीं है। सो उस रीजन की वजह से कि सामने कौन है या कौन नहीं है हमें नहीं पता, इसीलिए हमने क्या किया हुआ, हमने टर्न्स पे शीशे लगाए हुए हैं, ताकि यहां से नजर आ जाए कि सामने से कौन आ रहा है। इजी समझ आई कहानी? कनकेव के बारे में बात करें यार, कनकेव मिरर का यूज क्या है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग होता है तो इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है टॉर्चेस में, इसे यूज करते हैं हेडलाइट्स में, ठीक है। हेडलाइट्स हो गई, टॉर्चेस हो गई, इनमें यूज किया जाता है इन्हें। इसी तरीके से अगर और देखा जाए, अच्छा हेडलाइट और टॉर्चेस में कैसे यूज होता है ये बता देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टॉर्च है, इसके अंदर से लाइट कुछ इस तरीके से निकलेगी, ऐसा ही कुछ होने वाला है, लाइट कुछ ऐसा करके निकलेगी। आपको उसका पूरा रीजन बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, इसके पीछे यहाँ पे लगा हुआ है कनकेव, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कनकेव। यहाँ पे ये जो बल्ब होता है ना, ये वाला जो बल्ब होता है, ये फोकस पे होता है। ये बल्ब किस पे होता है, फोकस पे। और फोकस से जो भी कोई लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल करेगी, वो हमेशा क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। वो हमेशा क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, जिससे सारी लाइट रे जो पीछे जा रही है वो भी आगे आ जाएगी।
यही रीजन है कि ये टॉर्चेस में और हेडलाइट्स में लगा हुआ होता है। जो लाइट आगे आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन जो लाइट पीछे जा रही है वो वेस्ट है, तो उसको वेस्ट नहीं होने देना, वो लाइट भी रिफ्लेक्ट होके आगे आ जाए, इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सोलर फर्नेसेस में इसको यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सोलर फर्नेस अल्टीमेटली बड़े बड़े हम लोगों के ऐसे फर्नेसेस, यानी कि ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम सन की एनर्जी से क्या करते हैं? हीट ऑब्टेन करते हैं, यानी कि सन रेज से हीट ऑब्टेन करते हैं। सो वहां पे सोलर फर्नेस के अंदर इसको कॉनकेव शेप में रखा जाता है, सो दैट जो भी कोई लाइट रे आ रही है वो कन्वर्ज हो जाए, मतलब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इतनी दूर से आ रही है तो वो एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप देखो तो इसके अलावा में और कहाँ पे यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है सैटेलाइट कनेक्शंस के अंदर। हमारे घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज होती हैं, D2H जिसको हम लोग बोलते हैं, वीडियोकॉन D2H, टाटा स्काई, इसके अलावा में आपका डिश टीवी, ये जितने भी हैं, अगर आप देखोगे तो इनका हमेशा एक आउटडोर जो लगता है, यानी कि एक छतरी टाइप लगती है, वो जो होता है वो भी कनकेव शेप में होता है। वो भी इसीलिए होता है, उसके आगे एक आप देखोगे माइक टाइप कुछ लगा हुआ होता है, दैट माइक इज ऑन द फोकस। तो जो भी सैटेलाइट से रेज आएंगी इसके ऊपर फॉल करेंगी, वो सारी की सारी फोकस पे मीट करेंगी। फोकस पे वो एक माइक टाइप इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, जिससे कनेक्शन हमारे घर तक, हमारे टीवी तक आ रहा होता है। आती है बात समझ? तो मेरे ख्याल से दोनों के यूजेस क्लियर हैं कि क्या क्या यूजेस है, तो अगर यूजेस आए तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो। सो अल्टीमेटली ना अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? स्फेरिकल मिरर्स होते क्या क्या है, इसके अलावा में इनके डायग्राम कैसे बनते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। अब इतना करने के बाद ना हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, वो अगला टॉपिक हम लोगों के पास आएगा साइन कॉन्वेंशन। देखो साइन कॉन्वेंशन का मतलब क्या है बच्चों, एक बार समझ लेते हैं। साइन कॉन्वेंशन यानी कि आप लोग डायग्राम को, यानी अगर आप डायग्राम देखो तो आपकी बहुत सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे, आपकी बहुत सारी चीजें राइट हैंड साइड पे है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ना आपके जो साइंस है वो काफी बार चेंज हो जाएंगे। साइन कॉन्वेंशन में आप लोगों को पढ़ना क्या है कि वाइल डूइंग अ न्यूमेरिकल, जब हम किसी न्यूमेरिकल को करेंगे तो हम किसी टर्म को पॉजिटिव लेंगे और किसी टर्म को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर आप किसी टर्म को पॉजिटिव ले रहे हो, किसी को नेगेटिव ले रहे हो, तो किस बेसिस पे ले रहे हो आपको यहाँ पे वो समझना है कि भाई मैं इस बेसिस पे इसको नेगेटिव बोल रहा हूँ, इस बेसिस पे इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ। साइन कन्वेंशन समझने के लिए ना आपको ये समझ आना जरूरी है कि आपके पास ना एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप ग्राफ होता है। आपके पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप ग्राफ होता है, पढ़ा है ना मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो है इसको मान लेते हैं आपका मिरर, कनकेव कन्वेक्स हार्डली मैटर्स, लेकिन ये मिरर है। ठीक है, अब अगर एक चीज आप नोटिस करो तो जितने भी, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जितने भी हमारे डायग्राम्स हमने बनाए हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा मैंने यहाँ पे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। सो ये जो हो गया ना बच्चों, ये आपका मिरर था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हो गया दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। सो यू इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसका जो डिस्टेंस है मिरर से, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो आसान है यहाँ तक। अब एक बात देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर ये आप जो यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, इस वाई एक्सिस को अगर आप मिरर अज्यूम कर रहे हो, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा से क्या होगा? नेगेटिव होगा, और हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें ना एक छोटा सा जो डाउट आएगा आप लोगों को, वो मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, और किसी को नहीं आएगा, जनरली गुडले वाले बच्चों को आता है। क्योंकि गुडले में जो टीचर्स हमें डायग्राम बनवाते हैं वो उल्टे बनवाते हैं, और क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मल है। जैसे उल्टे डायग्राम का मतलब क्या है बच्चों? मैंने अगर यहाँ पर इस साइड से रखवा के बनाया है, तो आपके टीचर्स ने मेरे हिसाब से, मतलब हो सकता है इस बार कुछ चेंज कर दिया हो, लास्ट ईयर तक आपके टीचर्स क्या करते थे? इसको उल्टा बनवाते थे। वो कहते थे ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे रखो। शायद आप लोगों को अभी भी ऐसा कुछ करवाया हो कि ऑब्जेक्ट को राइट साइड रख के डायग्राम बनवाया हो। तो अगर ऐसा कुछ करवा रखा है ना, तो आपके साइन कन्वेंशंस में आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो इसीलिए आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि ये याद रखना। बाकी सारे तो फिर भी लॉजिकली निकल जाएंगे, आप लोग अपना लॉजिक नहीं लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ लॉजिकली क्या कहता है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे होता है, तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यू हमेशा नेगेटिव है, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, आगे चले। अब देखो हुआ क्या था, या तो मेरी इमेज बन रही थी इस तरफ, ठीक है,
या फिर मेरी इमेज बन रही थी इस तरफ। अब जब इमेज आपकी राइट साइड बन रही थी तो वो ऊपर बन रही थी वर्चुअल इरेक्ट, और जब लेफ्ट बन रही थी नीचे बन रही थी रियल इन्वर्टेड। सो बच्चों ये जो हो गया ना, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, और ये जो हो गया दैट इज ऑल्सो योर इमेज डिस्टेंस। सो जो v था वो इमेज डिस्टेंस है। अब ये जो आपका इमेज डिस्टेंस है ना, ये दोनों केस में है। इमेज डिस्टेंस आपका दोनों चीजों में है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, जो हमने किया हुआ उसी से रिलेट करूंगा। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। जहां तक हमने जो जो चीज करी हुई है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। देखो यार, आपने ये वाला डायग्राम बनाया था, इस वाले डायग्राम में आपकी जो इमेज थी वो राइट साइड पे बन रही है। ये है ना आपकी इमेज। जब ये राइट साइड पे बन रही है तो इसका नेचर बताना कैसा है जरा। वर्चुअल इरेक्ट। सो आई कैन से कि जब इसका नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इसी तरीके से जब इसका नेचर रियल इन्वर्टेड होगा तो ये नेगेटिव होगा। सो याद रखने वाली बात क्या है कि नेगेटिव कब होगा, रियल वर्चुअल में, रियल इन्वर्टेड में, और पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल इरेक्ट में। क्लियर है कहानी, समझ में आ गया टॉपिक। सो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, और जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमेशा ऊपर की तरफ करके रखोगे। जब आप ऊपर की तरफ करके रखोगे तो इसका मतलब वो आ गया हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं लिखता हूं h1, बहुत सारे स्कूल्स में ho लिखवाते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से भी डिनोट कर सकते हो और h1 से भी डिनोट कर सकते हो। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। अगर कोई चीज ऊपर पॉइंट करती है तो ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करी जाए, मैं इसे h2 लिखता हूं, आपके स्कूल में इसको hi लिखवाएंगे। ठीक है। इसको अच्छा काफी बार स्कूल में ना h या फिर h डैश लिखवाते हैं, तो इमेज को h डैश और उसको h। तो मैंने तीनों केस बता दिया, जिसको जो सुटेबल लगे वो करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। यहां पे हाइट ऑफ इमेज अगेन ये दोनों केसेस में आएगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। हाइट ऑफ इमेज अगर आपकी नेगेटिव है तो नेगेटिव किस केस में होगी, आपकी रियल इन्वर्टेड में, क्योंकि इन्वर्टेड है नीचे आ गया, और वर्चुअल में ये पॉजिटिव रहेगा, दैट इज सेम साइड अप। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, चारों चीजें हमें क्लैरिफाई हो चुकी हैं। चलो इसके बाद ना आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बच्चों एक टर्म आएगी जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द हाइट ऑफ इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेकंड। ठीक जी। अब बच्चों ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ये रेशियो है, ये भी दोनों टाइप का होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगेन याद रखना, मिरर के केस में हर बार है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल है। आई बात समझ में। अब ये साइन कन्वेंशन क्लियर होने के बाद अच्छा एक चीज और रहेगी, दैट इज फोकस। फोकस भी अगर आप देखोगे तो आपका कनकेव का जो फोकस था वो लेफ्ट साइड पे था, कन्वेक्स का फोकस राइट साइड पे था, तो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव होगा आपका कनकेव के केस में, और पॉजिटिव होगा आपका कॉन्वेक्स के केस में। इजी है। सो बड़ा आसान सा टॉपिक चल रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से हम करते चलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, हाइट हमेशा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की, इमेज की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, फोकस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों।
बस याद रखना है क्या कि कहाँ पे क्या चीज नेगेटिव है, कहाँ पे क्या चीज पॉजिटिव है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मिरर फॉर्मूला पे आता है। ठीक है जी। अब मिरर फॉर्मूला के लिए ना एक बार फटाफट से हम बुक निकाल लेते हैं, मतलब बुक निकाल लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं भी एक बार अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, बुक निकालो फटाफट से। बुक निकाल ली। अब एक एक करके शुरू करते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला में अल्टीमेटली हमको पढ़ना क्या है कि 1/v प्लस 1/u इज 1/f। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। इसके सपोर्ट में मेरे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज h2 ओवर h1। यही लिखवाया था मैंने, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सॉरी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही था। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज -v/u। तो बस ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा आगे का न्यूमेरिकल चैप्टर जो है वो बेस्ड है। क्लियर? अब एक चीज समझो जरा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे m अगर कभी भी 1 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा, या तो जो आपका m आएगा, या तो इनको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा होगा वो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा, या 1 के इक्वल होगा। अगर कभी भी आपका जो आंसर है वो वन से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो एनलार्ज है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, 1 मार्कर में आ जाते हैं। इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज जो आपकी है वो सेम साइज की है एज अ ऑब्जेक्ट, और अगर छोटा होगा तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड होगा। समझ आई कहानी? क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है m इज -2। ठीक है, m इज -2। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि बच्चों ये बताओ, ये m इज -2 कौन सी कैटेगरी का पार्ट है, यानी कि ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1? सर क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम। -2 है सर, माइनस में है मतलब 1 से छोटा होगा। तो ये तो हम समझ गए हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो तो आपका 1 से छोटा वाला पार्ट है। नहीं, ये 1 से छोटा नहीं है। ये बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। ये साइन से इसे कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ नंबर से मतलब है। अगर यहां देखा जाए तो यहाँ पे ये जो माइनस है, दिस माइनस इंडिकेट्स द नेचर, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। This minus indicates the nature, that is real and inverted. And this 2, 2 is greater than 1। अगर 2 आपका 1 से बड़ा है तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो enlarged है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि this is enlarged real inverted image। This is enlarged real inverted image। समझ आया? क्लियर है? तो ये बताना क्यों जरूरी था। अगर बाय चांस कभी आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आप गलती से उसको डिमिनिश मत लिख देना। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर रियल इन्वर्टेड ओनली। नंबर जो होगा उससे पता लगेगा एनलार्ज है, सेम साइज है या डिमिनिश है। इसका मतलब सर डिमिनिश तो कभी होगा ही नहीं। होगा ना, 1 से छोटा 1/2 1/5, 0 पॉइंट समथिंग में जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा। सो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो वो डिमिनिश्ड होगा। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब करना क्या है, हमें करना है न्यूमेरिकल्स। तो एक बार फटाफट से जरा बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 195, सैंपल प्रॉब्लम 1। पेज नंबर 195, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। एक बार देख ले जरा क्या कह रही है ये सैंपल प्रॉब्लम। चलो
बच्चों हमारे पास आती है सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 195। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। फाइंड द साइज, साइज यानी कि H2। नेचर, नेचर बताना है रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन यानी V बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है, उससे पोजीशन बता पाऊंगा मैं। when an object of size 1 centimeter, when an object of size 1 centimeter, object यानी कि H1, H1 is always positive, clear है। 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, इसको रखा है मैंने 15 सेंटीमीटर दूर, और जो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U, एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसने बोला क्या है? कनकेव मिरर यानी कि -10। कनकेव का फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, समझ आया? तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहला हमेशा हमेशा जो हमारा काम होगा वो होगा मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v, 1/u, 1/f। आपको v निकालना है, u और f चाहिए, दोनों चीजें हैं मेरे पास। स्ट्रेट अवे में अपने आंसर को यूज शुरू कर रहा हूं। करना कैसे है? मुझे पता है कि फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज 1/f। वैल्यूज को पुट करें, 1/v एज इट इज, u की जगह पे आ गया 1/-15 एंड f जो था वो 1/-10। इजी। यहां से अगर देखा जाए तो 1/v माइनस 1/15 इज -1/10, इसको उठा के यहाँ ले आओ। 1/v is -1/10 plus 1/15, LCM आ गया 30। now this is -3 plus 2, 1/v is -1/30, so v आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपका v माइनस में आ गया तो इसका मतलब नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड। यही तो बताया था मैंने कि अगर v नेगेटिव आएगा तो रियल इन्वर्टेड होगा। सो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं? अब मेरे पास नेचर आ गया है और v आ गया है, ये दोनों चीजें निकाल ली है मैंने। बचा क्या है? H2। कैसे करेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज H2/H1, और इसी का फॉर्मूला -v/u, तो इन दोनों को सीधा इक्वेट कर लो। H2 निकालना है, H1 is 1, माइनस v is -30 एंड दिस इज -15, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे 2, तो यहां से H2 आ गया -2 सेंटीमीटर। अगेन माइनस है इसलिए रियल इन्वर्टेड, ठीक है। समझ आई कहानी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तीनों चीजें निकाल ली, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इजीली हम लोग सिर्फ वैल्यूज को पुट करते चले और हमारा आंसर आने लग गया। आसान है। एक आध क्वेश्चन और देखें, चलिए। जैसे कि इसी टाइप के पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ नए टाइप पे आएंगे। जैसे एक बार फटाफट से जरा पेज नंबर 198 पर आ जाओ। 198 पर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों पढ़ें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब H1 is 7 सेंटीमीटर, ऑलवेज पॉजिटिव, is placed at 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। उसको मैंने कनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर दूर रखा है, एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। और फोकल लेंथ 18, तो भाई फोकल लेंथ जो है वो कनकेव की है, इसीलिए नेगेटिव है। At what distance the mirror, at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? तो स्क्रीन पे इमेज आएगी मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये पता लग गया। साइज एंड नेचर, तो देखो पहली बात तो नेचर ऑफ द इमेज तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। स्क्रीन पे बनाने को कह रहा है, स्क्रीन पे बनेगी मतलब रियल इन्वर्टेड है, तो वो तो कहानी खत्म। बात आती है साइज की। अब साइज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो साइज के लिए मुझे H2 चाहिए। H2 के लिए फॉर्मूला था magnification is H2/H1 and that is equals to -v/u. So by default we need to find v.
जब तक v नहीं निकालोगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। बड़ा आसान सा टॉपिक बता रहा हूं। देखो आपको h2 चाहिए कि क्वेश्चन ने आपसे साइज की डिमांड करी है, आपको h2 चाहिए और नेचर बोला है क्वेश्चन ने। तो पहली चीज ये है कि स्क्रीन पे बोला है तो मैं डायरेक्टली बिना बताए भी आंसर लिख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि भाई नेचर रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। और कोई अगर मेरे से आके पूछे हाउ कैन यू बी सो श्योर, आप इतना श्योर कैसे हो, तो मैं उसको सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है? स्क्रीन पे। तो भाई ऑटोमेटिकली वो आपका रियल इन्वर्टेड हो गया ना। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को ये निकालना है। देखो इसको निकालने का फॉर्मूला था माइनस वी बाई यू। इट मीन्स ये निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड वी एज वेल। सो वी निकाल लेते हैं यार। 1/v प्लस 1/u इज 1/f। सो यहां से आ गया 1/v प्लस 1/-27 एंड 1/-18। 1/v minus 1/27 minus 1/18. Now this is 1/v minus 1/18 plus 1/27. LCM ले लें, 54 आएगा। सो यहाँ पे -3 प्लस 2 1/v is minus 1/54। तो आपका जो v आ गया दैट इज -54 सेंटीमीटर। नाउ h2 ओवर h1 इज माइनस v बाई u। सो h2 h1 हो गया 7 माइनस ऑफ -54 एंड u इज -27। सो आपकी जो हाइट है दिस इज -14 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल से बड़ा आराम से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया ना अपना, कोई दिक्कत तो हुई नहीं है हम लोगों को। तो हम ऐसे इस तरीके से अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बाकी दिमाग नहीं मत चलाना, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की मेरी क्लास जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स को लेकर के, मैं एक दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा कि अलग अलग टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो सैंपल प्रॉब्लम्स पे वापसी आ जाते हैं। एक बार सैंपल प्रॉब्लम 1 हम लोगों ने कर ली थी। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो भी इसी टाइप से है, तो अब मेरे ख्याल से आप वो कर सकते हो। एक बार सैंपल प्रॉब्लम 3 पे आ जाते हैं। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, सो आपको कनकेव मिरर में बोला है 3 टाइम मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड यानी कि आपका जो मैग्निफिकेशन है m जो है वो 3 हो गया। रियल बोला है मतलब -3 हो गया। u दे रखा है, v निकालना है। m इज इक्वल्स टू -v बाई यू, सीधा इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। Magnification produced by a plane mirror, sample problem 4, magnification produced by a plane mirror is +1। मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए मैं कहाँ चल रहा हूँ। Sample problem number 4, the magnification produced by a plane mirror is +1। भाई पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट और 1 मतलब सेम साइज। ठीक है, what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by मिरर इज +3। अब देख लो पॉजिटिव आ गया ना, साइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, और 3 का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड। तो इसका मतलब ये एनलार्ज है और वर्चुअल इरेक्ट है। आई बात समझ में? What is the nature of the image formed when a concave by a concave mirror if the magnification produced by is -0.75। माइनस stands for real inverted and 0.75 यानी कि less than 1 मतलब कि diminished। क्लियर हो रही है कहानी? तो वही चीजें हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं, कुछ नया नहीं आ रहा हमारे पास। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक बार फटाफट से जरा मैं इसी टाइप से एक आध क्वेश्चन और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हमें करने हैं। कुछ एक आध जो नए नए क्वेश्चंस होंगे वो एक बार मतलब अभी हम छोड़ेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला रूटीन में आना बड़ी मेन चीज है। ठीक है, जब तक आपका फॉर्मूला रूटीन में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो जब तक हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, चले आगे। चलिए, तो आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है, मतलब जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्मूला याद करवाना है। तो फॉर्मूला याद करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप होमवर्क करोगे, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। यार रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है,
तो जो आपका फोकस है दैट विल बी r/2 यानी कि 3/2 और यू कैन से 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा इसने बोला क्या है, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट हमेशा कनकेव यूज करते हैं। अच्छा कनकेव के मिरर्स में एक यूज ये भी आप लिख लेना कि डेंटिस्ट यूज करते हैं। अभी लिख लो फटाफट से, मिरर यूजेस पे जाओ और वहां पे लिख लो यूज बाय डेंटिस्ट। शेविंग मिरर के लिए भी यूज होता है कनकेव मिरर। पास रख के देखते हैं वर्चुअल इमेज और बड़ी दिखती है। आगे इसने बोला हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे उसने बोला क्या है, वर्चुअल इमेज है मतलब पॉजिटिव और मैग्नीफाइड 5 टाइम्स, तो ये आ गया। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्मॉल डेंटल कैविटी, इट मींस यू नीड टू फाइंड बच्चों यू। आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, यू। अब देखो मुझे एक चीज पता है कि u निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मेरे पास m है, u निकालना है, v और चाहिए पर v भी नहीं है। अब क्या करूं, यहाँ तो प्रॉब्लम में अटक गया। चलो एक काम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा करके लिखता हूँ कि ये हो गया 5 और ये हो गया -v/u। आपको आंसर किसका निकालना है, u का ना, v तो नहीं चाहिए। तो आप एक काम करो, यहाँ से v की वैल्यू निकालो। सो आपके पास कुछ ऐसा आ गया, v आ गया -5u। अब मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। आसान सा टॉपिक है, देखो बहुत इजी से चलेंगे हम लोग। मेरे को मैग्निफिकेशन दे रखी है, u निकालना है, v नहीं है, तो पहले v निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा मिरर फॉर्मूला से। अब मैंने लॉजिकली सोचा क्या मुझे v निकालने की एक्चुअली जरूरत है, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो u चाहिए। तो अगर मेरे को u निकालना है तो मैं v की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ u। दोबारा समझते हैं, मेरे को u निकालना था, इस फॉर्मूले से निकलेगा। इस फॉर्मूले से अगर मेरे को u निकालना है तो वी नीड v एंड वी नीड f। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे v चाहिए और f चाहिए। f तो है मेरे पास, v नहीं था। v निकालने के लिए मैंने यूज कर लिया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैंने मैग्निफिकेशन में से v की वैल्यू निकाल ली, पर सर ये तो इन टर्म्स ऑफ u है, हार्डली मैटर्स, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीधा सीधा आंसर निकालूंगा 1/-5u प्लस 1/u और यहाँ से 1/f के लिए आ गया -1.5। ठीक है, यहाँ से अगर आप LCM ले लोगे तो दिस इज 5u, ये आ गया -1 और ये आ गया +5। इधर अगर देखा जाए तो -2/3, ये हो गया 4/5u इज -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ दिस विल बी 12/10 एंड दिस इज -u। सो आपका जो u है वो आ गया -1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव में वर्चुअल इमेज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस से कम ही होगा डिस्टेंस, फोकस का कितना था 1.5, ये उससे कम है 1.2। आई बात समझ में, क्लियर होता है टॉपिक। सो कर लेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। चलिए, तो मैं आपको ना बच्चों ज्यादा कुछ होमवर्क दे भी नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन देने वाला था, पर मैं अभी आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 26 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 20 या 11 टू 25 करेंगे बस। पेज नंबर 198 और 199, क्वेश्चन नंबर 11 टू 25, ये 15 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। अब क्वेश्चन आता है ये भेजने कब तक है, मतलब ये सर कब तक हमको आपको करके दिखाना है। तो पहली चीज ये यार, ये आज आपकी क्लास हो रही है अभी 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 से मैं मान के चल रहा हूँ 5:30 बजे। उसके बाद किसी की और कोई क्लास है या कुछ भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये मुझे चाहिए बाय टुमारो 11 AM। ये मुझे कब तक चाहिए, बाय टुमारो 11 AM। परसों की क्लास में सिर्फ वही बैठ पाएगा जिसका ये होमवर्क होगा। अगर कोई मुझे भेजना भूल जाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैच से उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये आपका हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप परसों की क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमारे 1-2 क्वेश्चन जो मैंने करवाने हैं वो मैं अगली क्लास में करवा के खत्म करके सीधा रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट के। ठीक, सीधा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए enjoy yourself।